मैं कॉमोडर अनिल जयसिंह साहब आपके पास तुरंत आ रहा हूं, क्योंकि मैं शरद भाई साहब के पास इसलिए लास्ट में हूं कि वो सबसे हमसे सीनियर हैं और शायद वो इसको समअप हम सबसे बेहतर करेंगे। जयसिंह साहब ये बताइए कि जो इस बार जवान पे साइलेंट थे, और मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं कि चाइना जो हमारे पड़ोसी देश है, उसको अगर आप बाहर निकल के ऑब्जेक्टिवली देखें तो उसकी 14 देशों से उसकी सीमाएं लगती हैं। उसमें से 12 देश से उसने अपना बॉर्डर फाइनल हो गया है, उनका लिखा पढ़ी में फाइनल है। केवल इंडिया और भूटान दो ऐसे देश हैं जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल अभी भी बॉर्डर हम लोगों का डिफाइंड नहीं है। और इसलिए शायद बहुत सी चीजें हो रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन हमारे भारत की कुछ सीमाओं में घुस के बैठा हुआ है। आपको नहीं लगा कि आज थोड़ा इस पे भी क्लैरिटी होनी चाहिए थी? देश सोच रहा था कि कुछ चीन वाली बात पे और कुछ हमारे सेना के लिए कुछ बोलेंगे, अग्निवीर पे कुछ बोलेंगे। अनिल जयसिंह साहब म्यूट है, सॉरी मैं म्यूटेड था। जी, नमस्कार और आपके प्रोग्राम पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने वरिष्ठ पैनलिस्ट के बीच में मेरे को लगता है कि मैं तो आपको बहुत कम कंट्रीब्यूशन करूंगा, पर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है क्या क्या डीप प्रॉब्लम्स हैं। पर जहां तक सुरक्षा स्थिति है, मेरे ख्याल से जी हाँ, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री को जरूर इस सुरक्षा स्थिति पे, देश की सुरक्षा स्थिति पे कुछ तो बोलना चाहिए। आफ्टर ऑल इंडिपेंडेंस डे का एड्रेस है, चाहे पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, तो बताना चाहिए कि भाई हम शक्तिशाली हैं, हमारे ऊपर क्या क्या खतरे हैं, हम कैसे उनका मुकाबला कर रहे हैं। ये जरूर उसका कुछ जिक्र करना चाहिए था। अग्निवीर तो शायद अभी करना नहीं चाहते होंगे, जो भी वजह होगी अभी पॉलिटिकल या जो भी है, तो उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। पर जहां तक चीन का आपने जिक्र किया, चीन का देखिए बड़ी सिंपल पॉलिसी है उनकी। दो चीजें करते हैं वो। पहली बात तो उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है कि 2049 तक या 2035 तक वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री पावर बनना चाहते हैं और एशिया के नंबर 1 पावर बनना चाहते हैं, और भारत ही एक देश है जो उनको मुकाबला कर सकता है एशिया में। तो भारत को दबाना उनके लिए बहुत जरूरी है। भारत को दबाव में रखना, दबाना नहीं, दबाव में रखना बहुत जरूरी है उनके लिए। जहां तक आपने किया कि उन्होंने अपने 12 नेबर्स के साथ समझौता कर लिया बॉर्डर के ऊपर, भारत के साथ नहीं किया है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और इसलिए, और हम जानते हैं कि होगा भी नहीं। 16 राउंड हो चुके हैं कोर कमांडर लेवल पे। पिछले कुछ 3 या 4 महीने में ही हमारे विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री कई फोरम्स में उन्होंने बायलैटरल डिस्कशन किया है। अगर आप ऐसा मुद्दा हल करना चाहते थे तो इतनी बातचीत करने के बाद कुछ तो हल निकलना चाहिए था। इसका तो कुछ भी हल नहीं निकल रहा है। और अभी तक तो ये भी नहीं हुआ है कि हम स्टेटस को एंटी, जिसको बोलते हैं कि जहां वो लोग थे जून 20 में जब ये गलवान का शुरू हुआ, अभी तक तो ये भी हमको किसी ने आश्वासन नहीं दिया है, ना पार्लियामेंट में आश्वासन दिया गया है कि वो ओरिजिनल पोजीशन में हम पहुंच गए कि नहीं। ये कहना कोई घुसा नहीं है हमारे, हम घुसने नहीं देंगे, ये कुछ एस्टेब्लिश नहीं करता है। फैक्ट क्या है ग्राउंड पे? चीन की सेना LAC की इस तरफ आई है या नहीं आई है? आई है तो कहां तक आई है, और हमारा क्या इंटेंशन है कि कौन से पॉइंट्स पे हम उनको क्या बोल रहे हैं, कहां वापस जाना है। अभी तो न सिर्फ LAC पे इन्होंने हम पे दबाव डाला है, अब आप देखिए जिस जगह पे 3800 किलोमीटर उस एरिया में, उस टेरेन पे जहां मैं अभी होके आया, आपने जो पहले विंटर्स में सब विड्रॉ कर जाते थे, उसको अब चीन ने इंश्योर कर लिया है कि आपके ट्रूप्स वहां 24/7 365 वहां पे तैनात रहने हैं। उनको लॉजिस्टिकली सप्लाई करना, उनको उनकी उस लेवल पे प्रिपेयर्डनेस रखना कि अगर कल कुछ हो तो उसका वो मुकाबला कर सकें। इस देश के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है उससे। तो ये सब एट्रिशन है, ये सब एक तरीका है भारत को दबाव में रखने का, दबाव में लाने के लिए अपने, कि हम रिफॉर्म ना कर पाए। हमारे को ऐसे आप कंफ्यूज करके रखिए या ऐसे इन्वॉल्व करके रखिए कि हम आगे बढ़ ना पाए। अभी LAC के बाहर के अरुणाचल प्रदेश में डुअल यूज विलेजेस बना रहे हैं चीन। तो वो ये जो 2-2.5 साल जो गलवान का जो ये चल रहा है प्रेशर, इस पे वो चुप नहीं बैठे, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। और एक बार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, फिर वो वहां से हिलने नहीं वाले। तो अगर वो आपके LAC की इस तरफ आ गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके वापस नहीं जाने वाले वो। जहां तक कि अब जैसे हम, ठीक है, हमने भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। जब मजबूरी आई तो हमने किया, इतने सालों तक नहीं किया था हमने, पर हमने भी किया है और काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है और कर रहे हैं। पर उनको और फायदा ये है कि उनके लिए प्लेटो है, हमारे लिए माउंटेन्स हैं। उनको बहुत आसान है उस तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, हमें बहुत दिक्कत है उसको क्रिएट करने में। हमको अपने ट्रूप्स को वहां रखने में उतना ज्यादा चैलेंज है। तो चीन का जहां तक
भारत और चीन की जो रिलेशनशिप है वो हमेशा टेन्युअस रहेगी, उसमें हमेशा तनाव रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारी दोस्ती हो जाएगी और हम सब बोलेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, वो नहीं होगा। जब तक चीन अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव करता है, जब तक ये तनाव रहेगा। चीन ने अपनी स्ट्रेटेजी इतनी बार आर्टिकुलेट की है, हर 5 साल पे उनका व्हाइट पेपर आता है। हमारा आज तक 75 साल में एक भी व्हाइट पेपर डिफेंस पे नहीं बना है। आप मुझे बताइए कब पिछली बार था कि नेशनल डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी का पार्लियामेंट में डिबेट हुआ हो, जहां पे डिसाइड किया गया हो कि भाई हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऐसे रहेगी। आज तक इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है होगा, मतलब उस लेवल पे, हाई पॉलिटिकल लेवल पे, सीसीएस लेवल पे होगी कोई स्ट्रेटेजी, जरूर होनी चाहिए। पर डेमोक्रेसी है, पब्लिक को पता होना चाहिए कि भाई देश की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है। जो सीओ रेजिमेंट बटालियन का है या जो है, उसको भी पता होना चाहिए कि मैं किस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत मेरे को डिप्लॉय किया जा रहा है, क्या करना है मुझे जब टाइम आएगा। तो अगर आप भारत का सबसे बड़ा डिफेंस रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म लाने वाले थे, आपने सीडीएस बनाया, आपने थिएटर कमांड्स की इतनी चर्चा की, सब कुछ किया, किस लिए कर रहे हैं आप? कौन सी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आप इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं मिलिट्री को? कोई स्ट्रेटेजी है? क्यों कर रहे हैं? क्या मकसद है इसका? इससे क्या आपको क्या अचीव करेंगे आप? इसलिए रिस्ट्रक्चर करना कि सारी दुनिया कर रही है, ये तो कोई जवाब नहीं है कि भाई ये 21वीं सदी में लड़ाई थिएटर कमांड के जरिए लड़ी जाएगी, या एक सीडीएस चाहिए। सीडीएस आपने बनाया, उसको कोई पावर नहीं दिया, एक ब्यूरोक्रेट बना के छोड़ दिया उसको मिनिस्ट्री डिफेंस में। दुर्भाग्यवश उनकी जो भी हुआ, जनरल रावत का, वो कुछ तो उन्होंने काम शुरू किया था, और उसके बाद पिछले 8 महीने में या 9 महीने में आपने एक नया सीडीएस नहीं अपॉइंट किया। तो क्या सीडीएस की जरूरत नहीं है भारत में? क्या इससे आपने क्या संदेश भेजा? क्या मिलिट्री को भी क्या संदेश भेजा कि सीडीएस तो हमने बनाया था, ठीक है, अब नहीं है, खत्म? तो मिलिट्री का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो एक बड़ा डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, उसको अपॉइंट करेंगे, यहाँ होना चाहिए या वहां नहीं होना चाहिए। या तो उस स्ट्रक्चर में जरूरत है उस अपॉइंटमेंट की या नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको जरूरत है कि नहीं है। वो पॉलिटिकल लेवल पे सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करेगी। पर जब तक आप डिफेंस और सिक्योरिटी डिबेट नहीं करेंगे और डिस्कस नहीं करेंगे पार्लियामेंट में, जहां सब पक्ष अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे पार्लियामेंट में, जब तक ये डिबेट नहीं होगा, आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं बनेगी। आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं बनेगी तो आप किस बेसिस पे अपनी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर बनाएंगे, अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है उस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए? तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। हम कोई छोटा देश नहीं है। हम अपने आप को कहते हैं 4th लार्जेस्ट आर्मी है, 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, 5th लार्जेस्ट नेवी है, हम वर्ल्ड स्टेज पे सुपर पावर बनना चाहते हैं, हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। आप अपनी तो स्ट्रेटजी आपने बनाई नहीं है अभी तक। दुनिया बोलेगी आप अपने वाले अंदरूनी हाल तो ठीक स्ट्रेटजी तो बनाइए, फिर आप अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी हमको बताइएगा। अगर हम कल एक स्ट्रेटजी बनाए और हम बोलें कि हम 10 साल में, 15 साल में हम यहाँ होना चाहते हैं सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स में या डिप्लोमेटिकली, फिर उसकी तरफ आप काम कीजिए और एक पूरा एक रोड मैप बनाइए उसके लिए। दुनिया भी उस पर ध्यान देगी, बोलेगी अच्छा इंडिया का ये मकसद है, 10 साल के बाद इंडिया यहाँ होगा, 15 साल के बाद इंडिया यहाँ होगा। वो नहीं है। यूएस में हर एक प्रेसिडेंट अपनी एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलीज करता है। एक साल में आने विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ कमिंग टू ऑफिस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आ जाती है, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, उससे मतलब नहीं है, पर आती है स्ट्रेटेजी। मतलब आते ही ऑफिस में वो अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पे ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खामी हमारे पूरे इस गवर्नेंस आर्किटेक्चर में है कि हमने डिफेंस को डिफाइन ही नहीं किया कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उसी से सब फ्लो करेगा उसके बाद जी। और चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो या टेररिज्म हो या जो भी हो। मैं कमांडर अनिल जयसिंह साहब आपसे बहुत संक्षेप में, देखिए अग्निवीर पे अभी आप जैसा हुआ और सीडीएस पे आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, लेकिन क्या सेना भी बैलेंस शीट से देखी जा सकती है? क्योंकि अभी जो अग्निवीर का जो प्राइमरी रीजन था कि पैसा नहीं है और ये सब नई बातें हो रही थी, पेंशन की दिक्कत है, तो एक तो क्या सेना को बैलेंस शीट से देखा जाता है? दूसरा, अगर हमें विश्वगुरु बनना है और अगर हमें अपने आर्थिक ताकत बनना है, तो क्या बिना सेना की ताकत के हम वहां पहुंच सकते हैं? कमांडर देखिए, पहली बात तो जो अग्निवीर की जो स्कीम बनाई है, इसका गवर्नमेंट ने कभी पहली बार बोला कि ये पेंशन और सैलरी बिल वगैरह सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत बढ़ रहा है पेंशन बिल। फिर कुछ दिनों के बाद बोला जी इसका पेंशन बिल से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई डिसिप्लिन फोर्स चाहिए, यूथ प्रोफाइल एज प्रोफाइल कम करनी है, इसलिए हमको मोर मोटिवेटेड यंगस्टर्स मिलेंगे। तो अभी तक ये अग्निवीर का पर्पस एग्जैक्टली क्या है, यही अभी तक
क्लियर नहीं है कि अग्निवीर स्कीम इंट्रोड्यूस क्यों की गई है और इसके क्या क्या जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उस पे ऊपर किसी ने पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया। जब हमने हमारे डिस्कशन हुए एक्स सर्विसमैन के साथ कई डिस्कशन किए गए जब अग्निवीर आ रहा था, उनका सम टोटल ये था कि देखिए अग्निवीर तो आ रहा है, अब आप इसकी निंदा करें, आप इसकी प्रशंसा करें, अग्निवीर तो होगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या इसके फायदे होंगे। और इतने कोई कन्विंसिंग नहीं थे वो फायदे जो उन्होंने बताए। और मेरे ख्याल से एक आप सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं। हर साल अगर आपके 75% लोगों को आपको उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ेगा तो वो कहाँ ढूंढेंगे आप? एक साल चलिए आपने 75% के लिए कर लिया, महिंद्रा जी ने, आनंद महिंद्रा ने 10% दे दिया और जिसने भी दे दिया। आनंद महिंद्रा को बिल्कुल सही सवाल पूछा एडमिरल अरुण प्रकाश ने, आपने आज तक कितने रिटायर्ड लोग एम्प्लॉय किए हैं जो अब आप 10% लेने जा रहे हैं अग्निवीर, आप बताइए। और जो अग्निवीर निकलेगा, जो इन्फेंट्री का सोल्जर है, उसको आनंद महिंद्रा इंजीनियर तो बनाएंगे नहीं ना, वो तो सिक्योरिटी गार्ड ही बनेगा। तो हम ये इसलिए बना रहे हैं, अग्निवीर कर रहे हैं कि आगे हमारे सिक्योरिटी गार्ड डिसिप्लिन हो। और फौज का जॉब क्या है? फौज का जॉब है युद्ध जीतना, युद्ध लड़ना नहीं, युद्ध जीतना। आगे की इंडिया की डिसिप्लिन यूथ को, इंडिया का यूथ आगे डिसिप्लिन हो, वो फौज का काम नहीं है कि यूथ को डिसिप्लिन करना। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू विन द वॉर। आपके पास है वो, आप वो प्रिपेयर्डनेस होगी, वो कमिटमेंट होगा इन लोगों का। जिसको पता लग जाएगा 2-2.5 साल में कि मेरे को तो नहीं लगता कि मैं उस 25% में आने वाला हूँ, मैं तो बाहर जाने वाला हूँ, वो बाकी जो उसका 1.5 साल बचेगा उसका क्या कमिटमेंट होगा? वो ये देख सोच रहा होगा मेरी अगली नौकरी क्या होगी, मैं कहाँ कौन सा कोर्स पढ़ूं, मैं क्या करूं। वो बोलेगा जी मेरे को सीएचएन नहीं जाना, मैं तो अपना एमबीए करना चाहता हूँ या अपना बीटेक करना चाहता हूँ या जो भी करना चाहता हूँ या आईटीआई में जाना चाहता हूँ। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सोशल चीजें जो आएंगी, इसका अभी तक पूरी तरह से किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब हमने ये पूछा, ये सवाल किया कि क्या क्या एश्योरेंसेस मिली हैं आपको गवर्नमेंट से कि इसके बाद जब इनकी 4 साल की सर्विस खत्म होगी, इसके बाद इनको एम्प्लॉयमेंट कन्फर्म्ड है, तो हमको ये जवाब दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर किया है और सारी मिनिस्ट्रीज को बोला गया है कि आपको इन अग्निवीरों के लिए नौकरियां ढूंढवानी, चाहे पीएसयूज में हो या जहाँ भी हो। पर किसी मिनिस्ट्री ने कमिटमेंट नहीं दिया अभी तक कि हम करेंगे। हाँ, हम सोच रहे हैं कैसे करेंगे और आपको बताएंगे, उस स्टेज पे अभी। तो ये तो अग्निवीर का रहा। तो जहाँ तक मैं ज़्यादा उसके बारे में कहना नहीं चाहता, अभी आर्म्ड फोर्सेस की प्रॉब्लम है। अग्निवीर है, होगा, अग्निवीर को अब तो रिक्रूट भी होने शुरू हो गए। अच्छा भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, इससे तो अभी कहना मुश्किल है। पर ये मेरे को नहीं लगता है इस स्टेज पे, पहले एटलीस्ट शुरू में 1-2 साल, 1-2 बैचेस लगेंगे, जब तक ये अगर सेटल डाउन हुआ तो ठीक से सेटल डाउन होगा। मेरा एक और इशू जो मैं कहना चाहता था, ये जो कॉलोनियलिज्म पे जो आज बात हुई कि कॉलोनियलिज्म के हम लास्ट ट्रेसेस तक निकाल देंगे, बिल्कुल सही जो डिबेट हुआ कि उसका मतलब क्या है। मेरा मानना ये है कि अगर ये गवर्नमेंट जो है, इसका अभी 9वां साल चल रहा है पावर में, ये 8वां साल चल रहा है, 8 साल खत्म हो गए इनके, 14 से 22 में 8 साल खत्म हो गए, 9th ईयर चल रहा है पावर में। जिस मैंडेट से इलेक्ट हुए थे, उस मैंडेट में इनको इतनी अथॉरिटी थी कि जो भी ये रिफॉर्म लाना चाहते थे इंडियन डेमोक्रेसी में, कि इंस्टीट्यूशंस में, वो ला सकते थे। चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, चाहे जुडिशियल रिफॉर्म हो, चाहे पुलिस रिफॉर्म हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेस रिफॉर्म हो, सिक्योरिटी रिफॉर्म हो, जो भी है। और इनमें अभी भी कई कॉलोनियल चीजें, हमारा सेडिशन लॉ अभी भी अंग्रेजों के जमाने का है, जिसमें आज आप लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। आपका एविडेंस एक्ट अंग्रेजों के जमाने का है। तो आपने, आपके आधे पुलिस का जो कंडक्ट है, वो कॉलोनियल टाइम्स की याद दिलाता है, जिस तरीके से लाठी मारी जाती है लोगों को, 3rd डिग्री मेथड एम्प्लॉय किए जाते हैं। उसमें आपने क्या किया? 9 साल में आपने कितना रिफॉर्म लाए? तो आप कौन सा कॉलोनियलिज्म निकाल रहे हैं? आपने एक लॉ तक नहीं आप ठीक से इंप्लीमेंट कर पाए या आप अमेंड कर पाए। अभी तक क्रिमिनल कोड हमारा जो है, जितने हमारे लीगल था, वो अभी तक इंडियन होना चाहिए था। आप क्यों अभी भी कोड करते हैं? दुनिया बदल गई है, साइबर आ गया है, आप अभी भी साइबर लॉज आप नहीं ला पाए हैं कि साइबर की जो सिचुएशंस अराइज होती हैं, उसमें आपको 1800 एंड कुछ का लॉ कोट करते हैं, जब किसी को साइबर का सी भी नहीं मालूम था। तो अगर आपको असली में कॉलोनियल जो लेगेसी है उसको निकालना है, तो पहले ये चीजें निकालिए जो, जिससे हमारी जनता के ऊपर कॉलोनियल लोग दबाव डालते थे, और सिटीजन्स को इक्वल बनाइए इन द आईज ऑफ द लॉ। जी, So, anyway, मैं जी